स्टार्ट करते हैं बेटा। गुड मॉर्निंग। मैक्स प्रोटोकॉल पढ़ रहे थे हम लोग थर्ड यूनिट में। कंटेंशन बेस्ड कल हमने पढ़ा था और कंटेंशन बेस्ड में विद रिजर्वेशन और विद शेड्यूलिंग बचा हुआ है, तो आज हम विद रिजर्वेशन करेंगे। और कल तुम्हारा एमसीक्यू होगा फर्स्ट और सेकेंड यूनिट का। मैं ग्रुप में आज मैसेज डाल दूंगी। तो कल हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग टेस्ट लेंगे जैसे हर बार होता है। तो कल कोई भी नया टॉपिक नहीं आएगा। जो फर्स्ट और सेकंड है उसका रिवीजन होगा एमसीक्यू के अकॉर्डिंग। ये जो क्वेश्चन आने वाले पेपर में तुम अटेंड कर सके। कंटेंट मैथ प्रोटोकॉल की क्लासिफिकेशन देख लिया था हमने, तो हम जो है वो आज कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं। कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल के अंदर हमने लास्ट में जब पढ़ा था तो हमने कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल में मैका और मैका डब्ल्यू पढ़ा था। उसके बाद जो हमारे पास था कंटेंशन बेस्ड विद रिजर्वेशन और कंटेंशन बेस्ड विद शेड्यूलिंग। तो रिजर्वेशन में दो टाइप थे हमारे पास, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। और ऐसे ही हमारी शेड्यूलिंग में भी दो तरीके की शेड्यूलिंग होती है, पैकेज शेड्यूलिंग और नोड शेड्यूलिंग। तो आज हम करेंगे रिजर्वेशन में। रिजर्वेशन में जो पहला एल्गोरिथम है डीपीआरएम में, डिस्ट्रीब्यूटेड पैकेज रिजर्वेशन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। एक बार मैं तुम्हें इसका फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ ताकि तुम्हारे पास ओवरव्यू रहे। जो कल हमने पढ़ा था ये था कंटेंशन बेस्ड का, जिसमें सेंडर इनिशिएटिव रिसीवर इनिशिएटिव था। सेंडर का सिंगल चैनल मल्टीपल चैनल था। इसमें हमने मैका डब्ल्यू और मैका पढ़ा हुआ था। देन हमने आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेस्ड विद रिजर्वेशन है। इसके अंदर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस है। इसमें हम तीन एल्गोरिथम यहाँ से पढ़ेंगे, डीपीआरएम में, सीएटीए, एचआरएम में। ये तीन एल्गोरिथम सिंक्रोनस पे है और एक एल्गोरिथम मेरा मैका पीआर जो है वो एसिंक्रोनस पे है। तो ये एल्गोरिथम हम पढ़ने वाले हैं। फ्लो चार्ट इसलिए दिखाया है कि जो भी एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे हमें उसका क्लासिफिकेशन पता हो कि वो किसके अंडर आता है। स्टार्ट करते हैं फिर रिजर्वेशन वाले से। रिजर्वेशन में जैसे सबसे पहले एल्गोरिथम जो हमारा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैकेट रिजर्वेशन मल्टीपल एक्सेस डीपीआरएम में। इसमें क्या होता है, पैकेट रिजर्वेशन है, ठीक है, मल्टीपल एक्सेस है और डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये काम करता है आपके पीडीएम में। तो जो हम टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस करते हैं, जैसे हमारा टाइम डिवीजन होता है छोटे छोटे फ्रेम्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ऐसे हम क्या करते हैं इसमें टाइम जो चैनल का टाइम होता है उसको हम फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्दर जो फ्रेम्स होते हैं उनको हम स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं और उन स्लॉट्स को फिर हम लोग मिनी स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं। और मिनी स्लॉट्स के बाद दो कंट्रोल फील्ड होती है, आरटीएस और सीटीएस। इसके साथ एक और बीएल लगा दिया जाता है जो होता है सेंटर भेजेगा सीटीएस बीएल। मेरी आवाज में कोई दिक्कत है? क्लियर है वॉइस? आंटी कोई दिक्कत है किसी को? ब्रेक हो रही है। और अभी कुछ बेटर आ रही है? अभी ब्रेक हो रही है? बेटर है, ठीक है। तो पहला हमारे पास डीपीआरएम में है। डीपीआरएम में क्या होता है, जो हमारा मेन फ्रेम है उसको हमने स्लॉट से डिवाइड करा है। स्लॉट का फिर हर एक स्लॉट के मिनी स्लॉट है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने मिनी स्लॉट्स बनाते हो। और हर एक मिनी स्लॉट के पास दो कंट्रोल फील्ड है, एक आरटीएस बीआई है, एक सीटीएस बीआई है। आरटीएस इज रिक्वेस्ट टू सेंड बिजी इंडिकेशन और सीटीएस इज क्लियर टू सेंड बिजी इंडिकेशन। बस यही काम है। जब आप डेटा भेजोगे, कोई भी पैकेट भेजोगे, उसको स्लॉट्स में डिवाइड करोगे, उन स्लॉट्स को मिनी स्लॉट्स में डिवाइड करोगे। उन मिनी स्लॉट्स के बाद दो कंट्रोल फील्ड होंगी जो हमारे डेटा को भेजने में हेल्प करेंगी। इसमें नोड्स का आपस में कंपटीशन होता है कि कौन सी नोड को कौन सा मिनी स्लॉट मिलेगा, और जिसको जो मिनी स्लॉट मिल गया उसके बाद वही जो नेक्स्ट स्लॉट है वो उसको लोकेट होता है। सपोज कि आप एबीसीडी कोई डेटा भेज रहे हो और आपका एबी डेटा जो है वो एक मिनी स्लॉट के अंदर आ गया और सीडी डेटा जो है वो आपका उसके लिए आपको दूसरे मिनी स्लॉट चाहिए। तो मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि आपको जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट
है या जो आपका नेक्स्ट मिनी स्लॉट है वही आपको मिल जाए, ताकि आपका डेटा जो है वो कंटिन्यूस टाइम में चला जाए। तो वही टाइम डिवीजन कॉम्प्लेक्स टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का काम करता है, टीडीएम में काम करता है। इसके अंदर 2 रूल होते हैं जो यहाँ पे मेंशन है रिजर्वेशन के लिए। वो मेनली रूल्स होते हैं आपके वॉइस ट्रैफिक के लिए। उसके अंदर वो क्या कहता है, जो हमारा फर्स्ट मिनी स्लॉट है, इस फर्स्ट मिनी स्लॉट में हमारा वॉइस ट्रैफिक जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 है कि जो वॉइस मैसेज जाएगा वो मिनी स्लॉट 1 में जाएगा। उसके बाद जो भी होगी उसकी प्रोबेबिलिटी लेसर है, चाहे आप वीडियो भेजो, चाहे जीआईएफ भेजो, चाहे इमेजेस भेजो, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे मिनी स्लॉट 1 जो है वो वॉइस के लिए होता है। दूसरा रूल ये है कि जब आपकी वॉइस, अगर कोशिश तो यही हो कि वो फर्स्ट मिनी स्लॉट में चली जाए, अगर फर्स्ट मिनी स्लॉट में आपकी वॉइस नहीं जाती है तो आप नेक्स्ट जो आपका मिनी स्लॉट 2 है, सब्सिक्वेंट स्लॉट जो है उसको यूज करोगे डेटा को भेजने के लिए। ऐसा ना हो कि 1 के बाद आप सीधा 3 यूज करने लग जाओ। तो ये हमारे 2 रूल्स है जो हमारे डीपीआरएम में भी काम करते हैं। नेक्स्ट है छोटे छोटे प्रोटोकॉल हैं, जैसे मैंने कल ही बताया था। नेक्स्ट हमारे पास सीएटीए, कॉलिजन अवॉइडेंस टाइम एलोकेशन। इसके अंदर क्या होता है, कॉलिजन अवॉइडेंस टाइम एलोकेशन के अंदर वही स्लॉट्स बनते हैं, उन स्लॉट्स की वजह अब मिनी स्लॉट भी बनते। यहाँ पे CM1, CMS2, CMS3 और CMS4 4 फील्ड बनती हैं ये आपकी, और एक फील्ड बनती है आपकी डीएनएस डेटा के लिए। ये जो 4 फील्ड हैं स्टार्टिंग की, कंट्रोल, जैसे हम लोगों ने आता वगैरह में पढ़ा है कंट्रोल फील्ड और डेटा फील्ड। तो स्टार्टिंग की जो 4 फील्ड है ये कंट्रोल के लिए यूज होती है, लास्ट को डेटा भेजने के लिए। देखने में ये आपको सारी सिमिलर ही लग रही होंगी, बट ऐसा जो हमारा डेटा वाला है वो इन सबसे बड़ा होता है। इन चारों को भी मिला लोगे तो भी हमारी डीएमएस वाली फील्ड जो है वो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि उससे डेटा जाने वाला है। ये तो हम लोग फील्ड की तरह यूज कर लेते हैं कि आप टॉगल की तरह 1 और 0 वैल्यू दे दी बिट की तरह स्टोर करके और आगे अपना प्रोसेसिंग करने के लिए, क्योंकि हमें कंट्रोल देखना है। ये जो सीएटी है हमारे पास, कॉलिजन अवॉइडेंस, ये मैसेज मतलब जो भी ब्रॉडकास्ट, इनकास्ट, मल्टीकास्ट है सबको सपोर्ट करता है, और इसके भी 2 बेसिक प्रिंसिपल है हमारे पास। तो उन बेसिक प्रिंसिपल से पहले हमें ये कंट्रोल फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, कंट्रोल फील्ड है क्या। फर्स्ट जो है वो सीक्वेंस रिजर्वेशन के लिए है। दूसरी अपनी आरटीएस सीटीएस आपको पता है, रिक्वेस्ट टू सेंड, क्लियर टू सेंड। और जो फोर्थ है ये मेरी एनटी है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के लिए। अगर कोई भी डेटा नहीं भेजना चाहते हैं तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट की फील्ड को ओपन कर सकते हैं, अपनी बिट 0 और 1 से जो भी वैल्यू स्टोर करनी है वो करके उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये डेटा को सेंड नहीं करना चाहते। यही काम है हमारे पास। जो 2 बेसिक प्रिंसिपल है वो यही प्रिंसिपल है, जिसको अगर डेटा भेजना है तो सबसे पहले वो चीज उसको क्लियर करनी पड़ेगी, रिजर्व करना पड़ेगा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। जो भी डेटा भेजना है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सोर्स के पास भी होनी चाहिए कि उसको कितना टाइम लगेगा, उसको कितना स्पेस चाहिए रिजर्वेशन के लिए, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। सेम टाइम डेस्टिनेशन को भी पता होगा। तो सेंडर और रिसीवर दोनों को फुल इन्फॉर्मेशन होगी अपने डेटा की। दूसरा प्रिंसिपल है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का यही है कि अगर कोई डेटा को सेंड नहीं करना चाहता है तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का यूज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास HRM में, होप रिजर्वेशन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। सेम वही स्लॉट, इसमें स्लॉट के आगे एक सिंक्रोनाइजेशन स्लॉट लगा दिया जाता है, और फिर स्लॉट के जो फील्ड है वो सिंक्रोनाइजेशन, HR, होप रिजर्वेशन, आरटीएस और सीटीएस। यही काम होता है रिजर्वेशन के लिए। जो भी डेटा जाएगा एक्नॉलेजमेंट करके, जो भी सॉरी डेटा जाएगा पहले वो आरटीएस भेजेगा, सीटीएस भेजेगा। जब डेटा पूरा चला जाएगा तो वहां से एक्नॉलेजमेंट आएगी कि हाँ मैंने डेटा जो है वो वहां पे को डेटा जो है वो मिल गया। तो HR यहाँ पे यूज करते हैं होप रिजर्वेशन के लिए, किसी अगर चीजें रिजर्व करनी है, डेटा भेजना है, तो एक बार डेटा को सुनना है, पहले एकदम से डेटा भेजना स्टार्ट नहीं करना है। पहले कनेक्शन बनेगा तो उस टाइम पे नोड को लिसन करना है कि हाँ आपके पास डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लास्ट हमारा जो एसिंक्रोनस एल्गोरिथम है वो है मेरा मैका पीआर, जिसको हम बोलते हैं मैका विद पीजी बैक रिजर्वेशन। इसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। मैच प्रोटोकॉल होता है, रिजर्वेशन प्रोटोकॉल होता है, और क्यूएस राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। ये मेनली डिफरेंशिएट करता है आपके रियल टाइम और बेस्ट एफर्ट स्टैटिक्स के अंदर कि कौन सा रियल टाइम में जाएगा, कौन सा बेस्ट एफर्ट। बेस्ट एफर्ट मतलब जो आपकी बेस्ट सर्विस आप उसको प्रोवाइड करो, आराम से काम करो, आपको रियल टाइम एप्लीकेशन प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको
ऑन द स्पॉट रिप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आता है इसके अंदर। इसमें अलग अलग चीजें यूज होती है। अगर आप रियल टाइम के लिए यूज करोगे तो क्या यूज करना है, बेस्ट एफर्ट पैकेज के लिए यूज करोगे तो क्या यूज करना है, उस अकॉर्डिंग ये रिप्लाई करता है। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि पीआर, पिगी बैक रिजर्वेशन का मतलब है काम मेका की तरह ही करता है। मेका क्या काम करता है, आरटीएस भेजता है, आरटीएस के बाद सीटीएस आती है, जब सीटीएस आती है तो कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है और डेटा सेंड होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या है, पिगी बैक रिजर्वेशन है। पिगी बैक रिजर्वेशन में क्या होता है कि आप आरटीएस भेजोगे, जब वहां से सीटीएस आती है ना तो सीटीएस के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आप सिर्फ क्लियर टू सेंड नहीं भेजोगे, उसके बाद आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भेजोगे एड्रेस वगैरह की और कुछ। उसके बाद सेंडर भी उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भेजता है रिजर्वेशन की, कि उसको कितने टाइम पीरियड के लिए ये कनेक्शन चाहिए, कितना डेटा उसको सेंड करना है। तो इसलिए इसको पिगी बैक रिजर्वेशन बोला जाता है कि वहां से एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट आती है, एक तरीके से रिप्लाई आता है। ये इसका एग्जाम्पल है, आरटीएस गई, सीटीएस आई, फिर डेटा प्लस रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन। मतलब डेटा तो जाएगा ही, उसके साथ रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन भी जाएगी और लास्ट में जब डेटा चला जाएगा तो हमारे पास एक्नॉलेजमेंट भी आ जाएगी। इसलिए इसको पिगी बैक बोला जाता है। काम मेटा की तरह ही होगा, आरटीएस सीटीएस होगा। एक्स्ट्रा चीजें के अंदर ये हो गई कि रिजर्वेशन की इन्फॉर्मेशन हो गई और आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो लास्ट में वो आ जाएगी। एक्नॉलेजमेंट तभी आएगी जब आपका रिजर्वेशन सक्सेसफुली कंप्लीट, मतलब सेंड हो जाएगा, ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, या तो आपकी रिजर्वेशन लॉस हो गया, आपका पैकेज लॉस हो गया, तो उस टाइम पे आपको दोबारा से प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ेगा, रिफ्रेश करके और दोबारा से अपना प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर किसी भी नए नोड को ज्वाइन करना है, कोई भी नया नोड ज्वाइन करना चाहता है इस नेटवर्क को, तो उसको पहले इस रिजर्वेशन के बारे में समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और उनके बाकी जैसे नोड बिहेव कर रही है उनके अकॉर्डिंग ही उस नई नोड को बिहेव करना पड़ेगा। इसका एडवांटेज ये है कि ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन इसके अंदर नहीं होती। अगर आप ग्लोबली कुछ काम करोगे वो पॉसिबल नहीं है, आप लोकली काम कर सकते हो। दूसरे एडवांटेजेस भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो और डिसएडवांटेज भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। इसमें ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो वो आपस में जो नोड है वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी। दूसरी चीज, जब हम लोग आरटीएस सीटीएस और डेटा एक्नॉलेजमेंट, ये डेटा हम एक्सचेंज करते हैं मैच में, इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब हम लोग इनको भेजते हैं तो ये सेम स्लॉट में ही जाने चाहिए। अगर हमारे पास बीच में एम्प्टी स्लॉट है, जैसे एक 1 वाला स्लॉट है, उसके बाद 2 वाला एम्प्टी नहीं है, 3 वाला एम्प्टी है, 1 और 3 एम्प्टी है, तो उस टाइम पे काम नहीं करेगा क्योंकि उसको कॉन्टिन्यूसली स्लॉट चाहिए। और अगर 2 मतलब 1 और 3 एम्प्टी और 2 फिल है ना, तो कोई और ही स्लॉट खाली, जो 3-4 स्लॉट इकट्ठे खाली मिलेंगे वहीं पे काम करेगा, 1 और 3 को यूज ही नहीं करेगा। तो वो जो एम्प्टी स्लॉट रहते हैं वो एम्प्टी ही रह जाते हैं, ये उस टाइम पे जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो बस ये छोटा सा टॉपिक था, हम रिजर्वेशन के पढ़ने थे और एसिंक्रोनस थे। बस जो हमने डीपीआरएम में पढ़ा, तो सबसे पहले एक बार रिवाइज करा देते, कुछ नहीं है, वो छोटा सा है, सबको मिनी स्लॉट्स में डिवाइड किया हुआ है। डीपीआरएम में स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स के मिनी स्लॉट्स हैं, मिनी स्लॉट्स में आरटीएस सीटीएस और बीआई बीजी इंडिकेशन है, जो भी डेटा जाएगा वो इनके बेसिस पे जाएगा। 2 रूल है इसके। रूल क्या है कि आप अगर वॉइस भेजना है तो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो मिनी स्लॉट 1 को यूज करेगा। और नेक्स्ट रूल ये है कि अगर आपकी वॉइस एक में नहीं जाती तो आप सब्सिक्वेंट स्लॉट को यूज करेंगे। बस यही 2 रूल है इसके। देन हमारे पास ये था। अब जो हमने स्लॉट में डिवाइड करके फिर मिनी स्लॉट में डिवाइड करके फिर इसको फील्ड दी थी। अब सीएटीए में क्या है, काटा के अंदर क्या है कि जो स्लॉट्स हैं उन स्लॉट्स के अंदर ही हमने 5 फील्ड बना दिए। 5 में से 4 फील्ड आपकी कंट्रोल करने के लिए और 5वीं फील्ड आपके डेटा के लिए। इसके भी 2 प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन जानी है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कितना रिजर्वेशन उनको चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए उनको ये पास चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन दोनों के पास होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको डेटा नहीं सेंड करना है तो आप नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को यूज कर सकते हैं। होप रिजर्वेशन के अंदर, अब जो होप रिजर्वेशन में वही स्लॉट है, स्लॉट के आगे सिंक्रोनाइजेशन स्लॉट लगा दिया है और ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है। एचआर जरा होप को रिजर्वेशन करने के लिए और आरटीएस और सीटीएस वही सेम काम करता है।
ये मेनली ना होप रिजर्वेशन क्या करता है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे काम करता है कि क्या फ्रीक्वेंसी है और उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो है वो रिजर्वेशन करता है। अगर कोई भी नई नोड वहाँ पे ज्वाइन करना चाहती है तो उसको पहले फ्रीक्वेंसी को समझना पड़ेगा। जैसे मैका के अंदर क्या है कि उसको उस बिहेवियर को समझना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि फ्रीक्वेंसी को समझना पड़ेगा और उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ही वो फर्दर अपना काम करते हैं। नेक्स्ट है मैका पीआर, जिसमें पिग्गीबैक रिजर्वेशन और की कंपोनेंट्स होते हैं। मैक प्रोटोकॉल रिजर्वेशन और केस प्रोटोकॉल रियल टाइम के लिए अच्छे से काम करता है और दोनों के लिए डिफ्रेंशिएट करता है। ऐसा नहीं है कि रियल टाइम के लिए भी वही काम करेगा और नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए भी वही काम करेगा। दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है, दोनों को अलग अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, इसको पिग्गीबैक इसलिए बोला जाता है, इसके अंदर रिजर्वेशन वगैरह की इन्फॉर्मेशन पहले ही सेंडर रिसीवर के पास पहुंच जाती है जब हम लोग आरटीएस और सीटीएस भेजते हैं। तो अगर कोई भी नई नोड ऐड ऑन होना चाहती है तो उस टाइम पे उसको सारी रिजर्वेशन के टेक्निक को टेबल्स को समझना पड़ेगा, सो दैट कि वो फर्दर अपनी प्रोसेसिंग आराम से कर सके और उनके अकॉर्डिंग बिहेव कर सके। एडवांटेज इसका है, ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसके अंदर आरटीएस सीटीएस डेटा एक्नॉलेजमेंट जो भी चीजें चाहिए हैं वो आपको एक ही साथ चाहिए होंगी। अगर बीच में कोई एम्प्टी स्लॉट है तो वो इसके अंदर यूज नहीं होता। तो बस यही था हमारा आज का टॉपिक। और बाकी जो हमारे पास बचा हुआ है कंटेंशन बेस्ड शेड्यूलिंग वगैरह वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले तो एमसीक्यू का, कल का एमसीक्यू का टेस्ट है, उसके बाद जो फ्राइडे की क्लास होगी उसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक में तुम्हारी 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। एक मेरे से कल इसमें तुम्हें अटेंडेंस ले लेती हूँ। आदित्य, आशीष, चलो फिर मैं नाम ले देती हूँ जिसकी मैंने अटेंडेंस लगाई है। अगर किसी का नाम नहीं आया तो मुझे बता देना। अभिनव, अभिराज, अभिषेक रोल नंबर 7, आदर्श, अजीत, अक्षय, अंजलि, अंकित रोल नंबर 17, अनुराग 22, अभिषेक रोल नंबर 8, आशीष 24, आशुतोष 25, आशुतोष 26, अवनीश, बादल, चाहत, देवाशीष, देवेश, दिनेश, दिवाकर, ईशान, गौरव 46, गौरव 47, ऋचा, रितेश, ऋतु, रोहन, सचिन 101, सागर, साक्षी 104, सौरभ, शिवम 112, शिवम 113, शोभा, तनिष्क, नेहा। किसी को अटेंडेंस रह गई है? सबकी लग गई? जिंदा भी हो कि मर गए? आवाज भी आ रही है मेरी? नहीं आ रही है? ठीक है। अच्छा, कल मेरे से बी सेक्शन वालों ने अटेंडेंस पूछी थी कि अटेंडेंस बता दो हमारी कितनी है, तो मैं तुम्हें अगस्त की अटेंडेंस बता देती हूँ। मैं सारा रिकॉर्ड बना के रखती हूँ ऑलरेडी। अभी सितंबर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सितंबर की भी तुम्हें बता दूंगी, बट अभी अगस्त की ही मैं तुम्हें बता देती हूँ। अगर किसी का अटेंडेंस देखी है तो अपना देख लो। मैं सारे रिकॉर्ड प्रॉपरली बना के रखती हूँ और ये तुमने देख ही लिया होगा। मैंने तुम्हें वो एक शीट भी दिखाई थी जिसमें तुम्हारे एमसीक्यू और असाइनमेंट के मार्क्स लगे हुए थे, तो इन्हीं से तुम्हारे इंटरनल मार्क्स लगे हैं। तो अपनी अटेंडेंस देख लो। आदित्य, ये सिर्फ अगस्त की है, पहले बता रही हूँ। अगस्त में 20 क्लासेस हुई थी। आदित्य 19, आशीष 20 है, अभय 5 है, अभिनव 18 है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। अभिराज 15, अभिषेक प्रसाद 10, आदर्श 8, अजीत 20, अखिलेश 8, अक्षर 0, अंजलि 20, अंकित रोल नंबर 16 के 12, अंकित रोल नंबर 17 18, अनुज 6, अनुराग 21 रोल नंबर 4, अनुराग 22 रोल नंबर 17, आयुष्मान 1, अभिषेक रोल नंबर 80, आशीष 24 20, आशुतोष दुबे 25 18,
आशुतोष रोल नंबर 2619, अवनीत 20, आयुष 16, आयुषी 12, बादल 12, दीपांशु 0, चाहत 5, चिराग 2, देवाशीष 17, सचिन 16, दीपांशु 4, दीपेंद्र 2, देवेश 9, धीरज 18, दिनेश 19, दिवाकर 17, ईशान 9, गौरव रोल नंबर 46 18, 47 रोल नंबर 14, श्री गुरु 9, ऋतिक 4, ऋषा 19, रितेश 15, जित्तू 20, रोहन 19, रोहित 13, रोशन 0, सचिन 101 रोल नंबर 18, सागर 102 19, साक्षी 103 is 1 and साक्षी 104 is 10, सौरभ 18, शालू 17, शिवम 112 20, शिवम 113 20, शोभा 19, तनिष्क 18, तन्मय 17, अलीशा 18, अंजलि लीड 3, नेहा लीड 10। ये सबके अटेंडेंस है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लो। मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। यहाँ तक ले लो पहले अगर लेना है तो किसी ने। ठीक है, अब मैं ऊपर कर रही हूँ। ले लो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो। वैसे तो तुमने देख ही ली होगी अपनी अटेंडेंस, बट अपने सके संबंधियों को बताना चाहती हूँ तो ले लेना स्क्रीनशॉट। लास्ट में अटेंडेंस दिखाई दूंगी, तुम्हें पहले ही बोला है इंटरनल्स तुम्हें दिखा के ही लगाऊंगी। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करूंगी कि हम तुम्हें इंटरनल्स ही ना बताओ। तो अपना वैसे तो तुम अपने आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, तुम्हें पूरा पता है कि कैसे कैसे मार्क्स लगने वाले हैं। ठीक है, अगस्त सितंबर की खत्म होगी तो सितंबर की दिखा दूंगी। तुम साथ साथ अपनी अटेंडेंस कैलकुलेट कर लो, एमसीक्यू के मार्क्स तुम्हें साथ साथ मिल ही जाते हैं, असाइनमेंट के मार्क्स में तुम्हें दिखाई रही हूँ। तो जो भी है तुम्हारे सामने इंटरनल्स है। लास्ट में मत बोलना कि हमारे इंटरनल्स कम है ज्यादा है, ये है और वो है। और नीचे दिखाना बाकी रोल नंबर की। कितना नीचे करना बेटा? हम 113। 113 की पूरी है 7। ठीक है, और किसी को देखनी है तो देख लो, अभी अभी तो सीट ओपन ही है। नहीं तो स्क्रीनशॉट मैंने बोला, ये स्क्रीनशॉट लेके आप तुम्हारा ग्रुप तो बना ही होगा अलग से कोई, इसमें भेज देना। ठीक है, फिर असाइनमेंट 1 क्या हुआ था बच्चे? असाइनमेंट 1 तुमने सबमिट किया, तुम्हारे मार्क्स नहीं लगे हुए। हाँ मैंने तुम्हें बोला तो था, जिसने लास्ट डेट के बाद सबमिट करा है उसमें मैं लास्ट में देखूंगी मार्क्स। इंटरनल्स जब फाइनल इंटरनल्स लगेंगे तब। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, अगर तुमने चीजें सारी सबमिट करी हैं तो वो सारे मार्क्स लगेंगे, और लास्ट में भी फाइनल इंटरनल्स भी मैं तुम्हें दिखा दूंगी। ठीक है, अगर उसके बाद भी तुम्हें चेंजेस लगते हैं मुझे बता देना, मैं उसको अपडेट करके उसके बाद ही फाइनल आगे फॉरवर्ड करूंगी। हो सकता है मेरे से गलती हो सकती है, किसी के असाइनमेंट के मार्क्स रह जाएं या किसी के मार्क्स रह जाएं, कोई बाद में दे और मैं ध्यान ना दे पाऊँ उस टाइम पे, तो इसलिए मैं फाइनल इंटरनल मार्क्स की शीट की गूगल शीट पे जो गूगल क्लास में वहीं पे अपलोड भी कर दूंगी। तो तुम एक बार देख लेना, अगर किसी को कुछ इशू हो तो तुम लोग मुझसे बात कर लेना, मैं उसको अपडेट करके फिर आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, इंटरनल मार्क्स की तुम्हें पूरा दिखा के ही लगाऊंगी, अपनी तरफ से कुछ नहीं होगा। बाकी जो तुमने असाइनमेंट सबमिट कर दिया होगा
क्योंकि 11 थी लास्ट डेट, आज 15 हो चुकी है। आज मैं फाइनल, अब कोई अगर किसी ने अब अपलोड करा तो अब कुछ नहीं होगा, मैं मार्क्स लगा रही हूँ बस अब। ठीक है, फिर आगे हम कल करेंगे। ओके, बाय।